Good morning, students. I welcome you again to our science class. And you know what we are doing? Atoms and molecule. और हमने एटम एंड मॉलिक्यूल्स में ये स्टडी आजकल हम कर रहे हैं, जो हमने ये चैप्टर शुरू करा है उसमें हम ये देख रहे हैं कि जब एटम और मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके नेक्स्ट मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस करवाए थे। सो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में जो पहला लॉ मैंने आपको करवाया था वो था जी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सो इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमें एक कोनिकल फ्लास्क लेना है और हमारे पास दो सोल्यूशन है। एक सोल्यूशन वाई है, उसको हमने फिल कर देना है आधा, और उसके अंदर हमने एक इग्निशन ट्यूब लटकानी है विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड, और उसमें हमने सोल्यूशन एक्स डाल देना है और इस कोनिकल फ्लास्क को कॉर्क से बंद कर देना ताकि लिक्विड बाहर ना आए। और फाइनली इसको अच्छे से शेक करना है। शेक करने से पहले इसका वेट करना है। वेट करने के बाद हमने इसे शेक करना है ताकि रिएक्शन हो जाए एक्स और वाई के बीच में। उसके बाद हमने इसका दोबारा वेट करना है। जब आप वेट कंपेयर करोगे पहले और बाद में, आप नोटिस करोगे कि इनका जो वेट है वो सेम आएगा। तो ये है जी लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में पहला लॉ, जो ये कहता है कि जी जितना मास केमिकल रिएक्शन से पहले होता है, ठीक है, रिएक्टेंट्स का, उतना ही मास केमिकल रिएक्शन के बाद होता है प्रोडक्ट्स का। अब ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या हैं बेटा? रिएक्टेंट्स होते हैं जिनको हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं किसी भी रिएक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत एग्जांपल होंगी, मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन, let me see a reaction for you, ठीक है। सो ओके, सो देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स आपको देखने हैं, इन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। तो ये एलिमेंट्स जब मॉलिक्यूल की फॉर्म में एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, तो जब रिएक्ट करने के लिए वो प्रेजेंट होते हैं उनको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जब वो आपस में रिएक्ट करने के बाद चेंज हो जाते हैं नए मॉलिक्यूल्स में, उनको प्रोडक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। तो यानी हमारा जो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन था वो ये कहता है कि जी रिएक्शन से पहले अगर जो मास आपने लिया है, रिएक्शन के बाद जो आप मास लोगे आइसोलेटेड सिस्टम में, बेटा आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है वो सिस्टम जिसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं है। आपकी लाइफ में बहुत सारे आइसोलेटेड सिस्टम हैं जिनके साथ आप डील करते हो। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम आपको मैं बता देता हूँ, थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क में या तो आप एकदम से गर्म पानी, उबलता हुआ पानी स्टोर कर लेते हो, या आप थर्मस फ्लास्क में डाल दो आइस। अब क्या है, क्योंकि जो थर्मस फ्लास्क है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ना तो उसके अंदर हीट बाहर से अंदर आ सकती है, ना अंदर से बाहर जा सकती है। इस करके उस सिस्टम को बिना ओपन किए कितनी देर तक हम उसी स्टेट में रख सकते हैं। यानी अगर आपने उसके अंदर आइस भर दी है तो कितने घंटे तक अगर आपने उसको नहीं खोला, सो डेफिनेटली आपको आइस एज इट इज़ मिलेगी, ठीक है। उसको आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। तो इस तरह के आइसोलेटेड सिस्टम में अगर हम रिएक्शन करें तो जितना मास रिएक्टेंट्स का होता है उतना ही मास रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बने आपको मिलेगा, क्योंकि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। तो अब जॉन डाल्टन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, वो पैदा हुए थे जी एक बहुत ही पुअर फैमिली में 1766 में इंग्लैंड में। इन्होंने अपना करियर बिगिन किया एज अ टीचर, ठीक है। और कितनी एज में अपना करियर उन्होंने बिगिन किया? 12 ईयर्स में। 7 साल के बाद वो एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए, और 1793 में डाल्टन ने मैनचेस्टर छोड़ दिया। मैनचेस्टर बेटा इंग्लैंड में ही है, मैनचेस्टर छोड़ दिया और मैथ्स पढ़ाने के लिए वहाँ से किसी यूनिवर्सिटी में चले गए। मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए कॉलेज में शिफ्ट हो गए,
और उन्होंने मोस्ट ऑफ अपनी जो लाइफ है वहाँ पे टीचिंग में स्पेंड की, रिसर्च में स्पेंड की। और 1808 में उन्होंने एटॉमिक थ्योरी, जो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मैटर की स्टडी में, ठीक है। मैटर क्या होता है? जो चीज़ मास हो जिसका और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे उसको मैटर बोलते हैं, ठीक है। टर्निंग पॉइंट उन्होंने अपना बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट किया मैटर की स्टडी में, तो उन्होंने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी। अब बेटा जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है ये पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन है जो आपको पेपर में आता ही आता है, ठीक है। सो आइए जरा इस थ्योरी के पॉइंट्स देखें। डाल्टन की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी मैटर है, सारे मैटर है, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे वो मिक्सचर हो, वो हमेशा छोटे छोटे पार्टिकल्स का बने होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? एटम्स। अच्छा, सो डाल्टन ने मैंने ये बोल दिया चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे कोई एलिमेंट हो, ठीक है, चाहे कोई मिक्सचर हो, चाहे कोई कंपाउंड हो, वो छोटे छोटे एटम्स का बना हुआ है। तो आइए इसके पॉस्टुलेट करें। पहला, सारे जो मैटर होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं एटम, चाहे वो गैस हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो, वो छोटे पार्टिकल्स के बना होगा जिसको हम क्या बोलेंगे? एटम, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एटम्स जो होते हैं वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं जो क्रिएट नहीं किए जा सकते, ना ही उनको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। सो पहला पॉइंट क्या हुआ कि बहुत ही छोटे मैटर के पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम एटम बोलते हैं, और वो किस में पार्टिसिपेट करते हैं? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। नंबर 2, एटम्स जो होते हैं वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो क्रिएट भी नहीं किए जा सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं किए जा सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन में। नंबर 3, किसी भी एलिमेंट के एटम वो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। सपोज आपके पास कोई एलिमेंट है हमारे यहाँ पर, वो है आपके पास लिथियम, इंडिया में लिथियम है। सो लिथियम का अगर आप मास कैलकुलेट करोगे वो सपोज 6 या 5 है और उसका एटॉमिक नंबर है 3, तो बेटा अगर आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाओगे सो लिथियम का मास आपको 5 या 6 के अराउंड ही मिलेगा और उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 3 ही होगा। तो आप समझ रहे हैं, यानी कोई भी एटम किसी भी एलिमेंट का उसका आइडेंटिकल मास होता है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं। फिर बेटा नेक्स्ट पॉइंट है, अलग अलग एटम अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग मास कैरी करते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग होती हैं। जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये बड़ी प्योर मेटल्स हैं, प्योर नहीं सॉरी, ये स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं। इनकी एक प्रॉपर्टी ये होती है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं। सो व्हाट इज़ अ मेटल? जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे। व्हाट इज़ अ नॉन मेटल? जो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। समझ रहे हैं आप? आपको अब बड़ी क्लास में है, आप 9th में है, आपको पता होना चाहिए मेटल और नॉन मेटल क्या होती है। आपको डिफरेंस छोटी क्लासेस से ही सिखाया जाता है। मेटल होती हैं जिनसे हम शीट्स बना सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं, नॉन मेटल से ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो ब्रिटल होती हैं, वो एकदम से ब्रेक हो जाती हैं। फिर उसके बाद मेटल्स में लश्चर होता है, चमक होती है, नॉन मेटल में चमक नहीं होती। फिर उसके बाद मेटल्स बहुत अच्छी कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट की। नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मेटल्स में इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं, नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन एक्सेस में नहीं होते, ठीक है। तो इसी तरह मैं आपको समझा रहा था कि अगर हमारे पास अलग अलग एलिमेंट है, सपोज हमारे पास सोडियम है, हमारे पास मैग्नीशियम है, ये मेटल होगी। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये नॉन मेटल होगी। सो बेटा जितने भी मेटल्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर, उनका मास नंबर डिफरेंट होता है और सो ऑब्वियसली उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी
डिफरेंट होंगी। फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट है, एटम्स इस तरह से आपस में कंबाइन करते हैं कि उनसे जो मॉलिक्यूल बने उसमें होल नंबर रेशियो फॉलो हो, कभी भी फ्रैक्शन में ना हो। कभी भी आप वाटर का फार्मूला देखोगे H2O, इसमें हाइड्रोजन भी होल नंबर है, ऑक्सीजन भी होल नंबर है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फार्मूला देखोगे NO2, उसमें भी नाइट्रोजन होल नंबर है, ऑक्सीजन भी होल नंबर है। फिर उसके बाद आप PCl का फार्मूला देखो, फॉस्फोरस 1 है, Cl 5 है। तो हमेशा जब भी एलिमेंट आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, उस मॉलिक्यूल में एटम भी आपको होल नंबर मिलते हैं, ठीक है, फ्रैक्शंस में कभी नहीं मिलते। फिर उसके बाद अगला लास्ट पॉइंट है हमारा, किसी भी कंपाउंड में ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओवर द अर्थ, जो मॉलिक्यूल आप कह सकते हो जो एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल बनते हैं या कंपाउंड्स बनते हैं, उन कंपाउंड्स में रिलेटिव नंबर जो होता है एटम का वो हमेशा कांस्टेंट होता है। अब वाटर हमारे इंडिया में देख लो, अब वाटर अमेरिका में देख लो, उसका फार्मूला हमेशा H2O होगा, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं वाटर। इसी तरह 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन मिलके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देख रहे हो कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब आप ये कह सकते हो कि जितने भी नंबर होता है किसी भी एटम का किसी कंपाउंड में, वो हमेशा सेम रहता है। जैसे ग्लूकोज का है C6H12O6, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। सो बच्चों, आई होप आपको आज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी समझ आई होगी। तो इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को मैं आज भेजूँगा, तो प्लीज़ इस काम को भी बहुत अच्छे से याद कर लेना। और आज आपका सिर्फ एक ही काम है कि आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स को याद करना है, पॉइंट्स को याद करना है। सो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक, स्टडी हार्ड। If you have any query, any question, I am always available and you can ask me.